ठीक है, अब आ जाइए आर्मेचर वाइंडिंग पे। अब नया टॉपिक दे दीजिए, आर्मेचर वाइंडिंग। सब चीज़ का पर्पस यहाँ पे समझ में आ गया, हर एक चीज़ का। ये होल्स का क्या पर्पस है? हीट डेसिपेशन, यस। इससे एक्सियल फ्लो ऑफ एयर यहां पे प्रोवाइड हो सके, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। हम लोग शाफ्ट के एंड पे, अब देखो मशीन में प्रॉपर कूलिंग करना यानी हीट को डेसिपेशन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मशीन जब रन करेगा तो हीटिंग तो होगी ही वहां पे, क्योंकि मशीन्स में वाइंडिंग है, वाइंडिंग में I²R हीटिंग हो रही है। ठीक है, मशीन्स में कोर है, कोर के अंदर मैग्नेटिक लॉसेस की वजह से यानी हिस्टेरिसिस लॉसेस की वजह से और एडी करंट लॉसेस की वजह से वो कोर में भी हीटिंग हो रही है। ठीक है, इस हीटिंग से क्या होगा, हीटिंग से बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगा। अगर हीटिंग को हमने प्रॉपरली नहीं डिसिपेट किया तो हीट की वजह से जो टेम्परेचर राइज होगा, उस टेम्परेचर राइज होने से सारा सरफेस मेटालिक है, हर एक मेटल का अपना कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ रेडियल एक्सपेंशन। इनके वजह से उस मटेरियल के डायमेंशंस में थोड़ा भी फर्क आएगा तो भी बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि ये रोटेटिंग मशीन है। उसके अलावा हीटिंग होने से आपको पता है कि रेजिस्टेंस पे असर पड़ता है। हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस में हीट की वजह से रेजिस्टेंस में बदलाव आता है। हम लोग जानते हैं कि अगर T टेम्परेचर पे, अगर R0 टेम्परेचर पे कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, कोई एक हमने रेफरेंस टेम्परेचर लिया और अगर हम लोग उस R0 टेम्परेचर से T टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, जो इस फॉर्मूला से गवर्न होगा, दैट इज 1 + अल्फा डेल्टा T, वेयर डेल्टा इज द टेम्परेचर डिफरेंस फ्रॉम दिस टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस है और ये टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है, इसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है, यानी T - T0 ये आपका डेल्टा T है। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से रेजिस्टेंस में भी वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसके वजह से रेजिस्टेंस में वेरिएशन आएगा तो आपके बहुत सारे परफॉर्मेंस, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन आ जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए प्रॉपर कूलिंग बहुत जरूरी है। अब होता क्या है कि फैन को हम लोग माउंट करते हैं तो एक छोर पे, एक एंड पे, शाफ्ट पे। अब फैन इस मशीन के साथ रोटेट करेगा तो डेफिनेटली ये एयर को एक्सिस के अलाउंग भेजेगा, ये एयर को फैन के ब्लेड्स एक्सिस के अलाउंग भेजेंगे, एक्सिस के अलाउंग भेजेंगे तो जाहिर है हमें इसके आर्मेचर कोर के अंदर एक्सियल डक्ट्स को ही बनाना होगा, सो दैट कि एक्सियल फ्लो यानी एक्सिस के अलाउंग फ्लो हो सके एयर का और प्रॉपर कूलिंग बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन वहाँ पे हो सके, एयर मॉलिक्यूल्स हीट को कैरी करके निकल जाए वहाँ से, जिससे प्रॉपर वहाँ पे कूलिंग या प्रॉपर हीट डेसिपेशन हो सके। ठीक है, इसलिए हम लोग ये परफोरेशंस और इन होल्स को रखते हैं। आ जाइए अब आर्मेचर कोर में, सॉरी आर्मेचर वाइंडिंग में। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग में लिख लीजिए, द आर्मेचर वाइंडिंग्स आर यूजुअली फॉर्मर वाउंड। अब जिस तरह वहाँ हम लोग पोल के वाइंडिंग को, फील्ड वाइंडिंग को, फील्ड कॉइल्स को, पोल कॉइल्स को भी फॉर्मर वाउंड रखते थे, डेफिनेटली यहाँ भी आपको परफेक्ट साइज चाहिए, परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्न्स चाहिए इन स्पेस एंड परफेक्ट उसका रेडियस चाहिए हर एक टर्न का। तो उस शेप को, उस सोफिस्टिकेटेड कॉइल के साइज को बनाने के लिए डेफिनेटली यहाँ भी हम लोग फॉर्मर यूज़ करते हैं। तो लिख लीजिए, द आर्मेचर वाइंडिंग्स आर यूजुअली फॉर्मर वाउंड, कॉमा देके लिख लीजिए, फर्स्ट, कॉमा देके लिख लीजिए, फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्लैट रेक्टेंगुलर कॉइल्स। ठीक है, इस तरह से ही फ्लैट रेक्टेंगुलर कॉइल में पहले हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो आगे लिख लीजिए, इन द फॉर्म ऑफ फ्लैट रेक्टेंगुलर कॉइल। तो स्टार्टिंग में फ्लैट रेक्टेंगुलर कॉइल के फॉर्म में ही हम लोग उसके वाइंडिंग को फॉर्मर वाउंड करते हैं, यानी एक सांचा पे रख के वाउंड करते हैं। और नॉर्मली अब ये वाइंडिंग मशीन वाइंडिंग होती है, मशीन के द्वारा एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन बनाया जाता है, यानी इस पूरे स्पेस में कहीं वाइंडिंग का टर्न्स ज़्यादा ना हो, कहीं कम ना हो, एकदम इवन डिस्ट्रीब्यूशन इस पूरे स्पेस में बनाया जाता है। सभी टर्न का साइज ऑलमोस्ट सेम रखने की कोशिश की जाती है, उनका जो उनके अंदर जो एरिया कवर हो रहा है वो पूरा एरिया कवर बराबर रखने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल and are then pulled PULLED यानी खींच दिया जाता है, and are then pulled into their proper shape in a coil puller, 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 फुल स्टॉप दे दीजिए। ठीक है, तो होता क्या है कि पहले आर्मेचर कोर पे भी जो आर्मेचर कॉइल्स को रखेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग को रखेंगे, उन वाइंडिंग को भी हम लोग फॉर्मर वाउंड करते हैं। पहले हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्मर पे रख के रेक्टेंगुलर कॉइल्स को बनाते हैं और बाद में कॉइल पुलर को यूज करके पुल करके उसको शेप में ला देते हैं। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल लूप जनरेटर में जो कॉइल हम लोग बनाया करते थे ना, वो कैसे होता था, तो इस तरह से रेक्टेंगुलर कॉइल होता था। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि सिंपल लूप जनरेटर एक्चुअल में नहीं होता है, एक्चुअल में कभी ऐसा मशीन हम लोग बनाते नहीं हैं। इस सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझाने के लिए है।
ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। एक्चुअल में क्या होता है, तो एक्चुअल में आपका जो प्रैक्टिकल जनरेटर है, प्रैक्टिकल मशीन है वो यहाँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया है कि मशीन की टर्मिनोलॉजी में और नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की टर्मिनोलॉजी में यहाँ एक अंतर हो जाता है। जिस कॉइल से हम बनाएंगे ना, या जिस कंडक्टर से इसको बनाएंगे ना, नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की टर्मिनोलॉजी में ये पूरा का पूरा कंडक्टर है, लेकिन वही इसको शेप करके जब इस तरह रेक्टेंगुलर कॉइल बना देंगे तो कंडक्टर सिर्फ ये है, कंडक्टर सिर्फ ये है। हम लोग कहते हैं कि एक कॉइल को दो कंडक्टर से मिलकर हमने बनाया है। इसको हम लोग कंडक्टर होते हुए मशीन की टर्मिनोलॉजी में कंडक्टर की तरह नहीं ट्रीट करते हैं, इसको भी नहीं ट्रीट करते हैं, इसको भी नहीं ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल से बताएंगे क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है। अब जब एक्चुअल मशीन में जाते हैं ना हम लोग, तो एक्चुअल मशीन में कॉइल का ये शेप ना होके कॉइल का ये शेप हो जाता है। कभी किसी ने सोचा है कॉइल का ये शेप हम लोग क्यों यूज करते हैं? कभी किसी ने सोचा है ये शेप हम लोग क्यों यूज करते हैं एक्चुअल मशीन में? कॉइल का आप जब भी डायग्राम बनाएंगे ना एक्चुअल मशीन के लिए, एक्चुअल आपके प्रैक्टिकल मशीन्स के लिए, तो कॉइल का डायग्राम अब हम लोग ऐसे दिखाएंगे। कभी किसी ने सोचा है वाई? ठीक है, आज थोड़ा टाइम कम है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको बताएंगे, डिटेल से हम लोग इसको कवर करेंगे। लेकिन अभी जान लीजिए, अभी जो हमने देखा आर्मेचर कोर की वाइंडिंग को, आर्मेचर कॉइल्स को, तो आर्मेचर कॉइल्स को पहले हम लोग इस तरह से फॉर्मर माउंट करेंगे रेक्टेंगुलर शेप में, और बाद में कॉइल पुलर एक डिवाइस होता है खींचने वाला, कॉइल को खींचने वाला, कॉइल पुलर से खींच के इस शेप में हम लोग ला देंगे, यानी एक्चुअल शेप में ला देंगे। ठीक है, तो अभी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लीजिए कि आर्मेचर वाइंडिंग को, आर्मेचर कॉइल्स को पहले हम लोग फॉर्मर माउंट करेंगे इन द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल्स, और बाद में कॉइल पुलर को यूज करके उसके एक्चुअल शेप में, यानी इस तरह के शेप में ला देंगे। अब देखो होता क्या है कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि साइंस और इंजीनियरिंग में, फिजिक्स में बिना कारण के हम लोग कुछ नहीं करते हैं। हर एक चीज का कुछ ना कुछ प्रॉपर रीजन है, कुछ ना कुछ प्रॉपर लॉजिक है। ठीक है, ये भी करते हैं तो डेफिनेटली इसका भी एक प्रॉपर लॉजिक होगा। गॉट दैट? तो इसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हाँ, एक पॉइंट और लिख लीजिए, एक पॉइंट लिख लीजिए, उसी तरह इंप्लाइज का साइन देके, वेरियस कंडक्टर्स of the coils are insulated from each other and also from the core। ठीक है, तो एक कॉइल के अंदर जितने भी टर्न्स होंगे ना, वो डेफिनेटली आपस में इंसुलेटेड होंगे और कोर से भी इंसुलेटेड होंगे। यानी इस कोर पे जब कंडक्टर्स को रखेंगे, इस आर्मेचर कोर पे जब कंडक्टर्स को हम लोग प्लेस करेंगे ना, इस आर्मेचर कोर पे जब कंडक्टर्स को प्लेस करेंगे, तो एक कॉइल के अंदर जितने भी टर्न्स होंगे, जैसे मान लो ऐसे जाके इसका टर्न बन रहा है, एक कॉइल के अंदर जितने भी टर्न्स होंगे वो सारे टर्न्स आपस में भी इंसुलेटेड होंगे और इस डेफिनेटली इस कोर के मटेरियल से भी इंसुलेटेड होंगे। आपस में क्यों इंसुलेट रख रहे हैं? जैसे मान लो एक कॉइल है, ये वाला कॉइल, इसमें बहुत सारे कंडक्टर्स के टर्न्स हैं, इन टर्न्स को क्यों आपस में इंसुलेट रख रहे हैं, इंसुलेटेड रख रहे हैं? इसका कोई जवाब दे दो, इतना तो जरूर आना चाहिए। नो नो, देयर इज नो एनी क्वेश्चन ऑफ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब ही अलग है, बताएंगे आपको और डिटेल से। आज थोड़ा कम टाइम है मेरे पास, ठीक है, तो चलो टाइम लिमिटेड है, बताएंगे डिटेल से, लेकिन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ शॉर्ट सर्किट। अगले क्लास में आप लोग याद दिलाना, शॉर्ट सर्किट को भी हम एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। शॉर्ट सर्किट को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, अगले क्लास में आप लोग जरूर याद दिलाइएगा। अगर टाइम मिला तो आज इवनिंग में एक क्लास ले लेंगे, टाइम मिला तो इवनिंग में एक क्लास ले सकते हैं, डिपेंड करेगा टाइम पे। एडी करंट कहाँ होता है? एडी करंट कोर में होता है। हम इन वाइंडिंग्स की बात कर रहे हैं, ये जो वाइंडिंग्स हैं, ये कॉइल्स हैं, इनके टर्न्स को आपस में इंसुलेट रखना है। एडी करंट तो कोर में होता है ना। एडी करंट का क्या मतलब है? वहाँ एक ही कॉइल का हिस्सा है, लेकिन ये सारे टर्न्स आपस में इंसुलेटेड हैं। ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो कर सकेगा? नो। देखो ध्यान से समझो, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन आपके पास है, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन आपके पास है। आपको पता है कि फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? ई, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा लेंज लॉ के हिसाब से माइनस साइन एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स
अगर इन कॉइल्स को आपस में हमने इंसुलेटेड नहीं रखा तो ये 100 कंडक्टर भी हो, इधर भी 100 कंडक्टर हो, सब मिलके एक ही टर्न बन जाएगा। अगर इनको आपस में हमने इंसुलेटेड नहीं रखा तो भले ही कितना भी वायर है सब आपस में सट गया, सब एक ही कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगा, एक ही कॉइल की तरह। यानी कितना भी कंडक्टर रखें अगर इंसुलेटेड नहीं है तो नंबर ऑफ टर्न्स 1 ही होगा। नंबर ऑफ टर्न्स 1 होगा तो फ्लक्स लिंकेज तो यही हो रहा है हमेशा, एक कॉइल के साथ इतना हो रहा है, तो जाहिर है बहुत कम ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन यही अगर हमने सबको इंसुलेटेड रखा तो हर एक टर्न्स आपस में सेपरेट है, हर एक टर्न सेपरेट है, तो सबके अंदर ये तो हो रहा है प्लस नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई हो गया। अगर 100 टर्न्स है तो 100 से मल्टीप्लाई हो गया इस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज में, आपको ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होने का फायदा मिल रहा है। गॉट दैट? अगर हमने इसको इंसुलेट नहीं रखा तो कितना भी कंडक्टर्स को हमने ले जाके घुमा दिया, 100 1000 कितना भी कंडक्टर्स को हमने घुमा दिया, आपस में इंसुलेशन नहीं है तो सब आपस में सटा हुआ है ना, सब एक कंडक्टर की तरह, एक कॉइल की तरह ही बिहेव करेगा। कितना भी टर्न्स है लेकिन एक ही कॉइल बन गया, एक ही टर्न बन गया। यानी ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज तो हो रहा है लेकिन एक टर्न के अंदर ही हो रहा है, ये बहुत कम वैल्यू है। लेकिन सबको अगर हमने इंसुलेट रखा तो हर एक अपने आप में एक टर्न है, हर एक अपने आप में इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है, हर एक अपने आप में एक सेपरेट टर्न है, तो उतना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज एक कॉइल से होता है। अब 100 कॉइल या 1000 कॉइल से होगा तो डेफिनेटली आपको ज्यादा ईएमएफ मिलेगा। गॉट दैट? ठीक है, चलो आज रहने देते हैं इतना, थोड़ा सा टाइम का लिमिटेशन है। ओके ठीक है, फिनिश करते हैं हम लोग। थैंक यू।